हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, 19 जनवरी को एलटी सामाजिक विज्ञान का परीक्षा समाप्त हुआ। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस का पेपर बहुत संतुलित रहा है। आप कठिन कह ही नहीं सकते हैं। जिसने भी जो भी अच्छा लड़का होगा वो 55 प्लस गया होगा और 50 से 55 के बीच में काफ़ी लोग रहे होंगे। बहुत से बच्चों ने लग रहा है कि मेंस क्वालिफाई हो जाएंगे वो, क्योंकि पेपर अच्छा गया उनका। अब उनकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि मेंस की तैयारी कैसे करें। इसी प्रश्न का उत्तर आज के लेके आया हूँ कि आखिर हम मेंस की तैयारी कैसे करें। तमाम फोन्स आ रहे हैं, तमाम से लोग कह रहे हैं कि सर कोर्स शुरू कीजिए, बताइए सर कैसे करें। तो हम आपको कोर्स तो नहीं शुरू कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा तैयारी करवा देंगे कि आपकी परीक्षा जो है, अगर उस हिसाब से आप पढ़ेंगे तो वो आप क्वालिफाई करेंगे, मेंस आप क्वालिफाई करेंगे। क्या रणनीति होगी, परीक्षा का पैटर्न क्या है, कैसे उत्तर लिखना है हमको कि एग्जामिनर खुश हो जाए, प्रभावित हो जाए और हमको अच्छे नंबर दे दे। मेंस के लिए कौन सी बुक पढ़ें, इस दौरान हमें क्या क्या करना चाहिए, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, किन किन चीज़ों से हमको बचना चाहिए, हमारी रणनीति कैसी हो जो औरों से अलग हो। इन समस्त बिंदुओं पर आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इससे आपके सारे प्रश्नों के जो मेंस के बारे में आपके दिमाग में घूम रहे हैं, जिसका कि उत्तर आप इधर उधर से लेने का प्रयास कर रहे हैं, आपको एकदम सही और सटीक जानकारी मेरे माध्यम से मिलेगी। और निश्चित जानिए कि अगर आपने इस रणनीति को फॉलो किया तो आपको कहीं कुछ भी जो करने की जरूरत नहीं है, कोचिंग वोचिंग में भागने की भी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम है और पढ़ना आपको ज़्यादा है। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस पे विषय में हम इस पे विस्तार से चर्चा करते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेंस जो हम एग्जाम देने जा रहे हैं उसका पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन पूछते हैं, क्या नंबर रहेंगे उनका, कितने समय मिलेगा हमको। तो इस पर हम लोग चर्चा कर करके एक खाका जो है अपने दिमाग में बैठाते हैं और यहीं से मेंस की तैयारी की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए मेंस का जो आपका एग्जाम होगा, आप किसी भी विषय से एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सोशल साइंस के हो, हिंदी को हो या किसी के हो, सबका पैटर्न जो है एक ही है। बस आप हिंदी का रहेंगे तो हिंदी का प्रश्न पूछा जाएगा, सामाजिक विज्ञान के हैं तो सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। अब बाकी पैटर्न वही रहेगा। ये वीडियो केवल सामाजिक विज्ञान वालों के लिए नहीं है, कोई भी इसको देख करके अपने विषय में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकता है। यह रणनीति अपना करके वो सफल हो सकता है। तो देखिए, मेंस एग्जाम में आपके जो है कुल प्रश्न जो है कितने रहेंगे, 20 रहेंगे। 10 जो है खंड ए से रहेंगे और 10 जो है खंड बी से रहेंगे। खंड ए के जो क्वेश्चन है उसे हम लघुत्तरी कहेंगे, लघुत्तरी, और खंड बी का जो क्वेश्चन है उसे हम कहेंगे दीर्घोत्तरी प्रश्न। टोटल जो पूर्णांक है, जो नंबर है आपका, वो 200 नंबर का रहेगा और समय आपको मिलेगा 3 घंटे के लिए। 3 घंटे मतलब 180 मिनट। 180 मिनट क्यों लिखा गया है, इसको भी आगे हम चर्चा करेंगे आपको। देखिए, समय 3 घंटा, पूर्णांक 200, कुल प्रश्न कितने हैं, 20। खंड ए लघुत्तरी, खंड बी दीर्घोत्तरी। अब खंड ए में जो है वो खंड ए में भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। कितने रहेंगे, 10 क्वेश्चन। इन 10 में से प्रत्येक प्रश्न को जो है हमको अधिकतम 125 शब्दों में लिखना होगा। ये बाउंडेशन दे दिया गया आपको कि आपका जो उत्तर होगा वो कितने शब्दों में होगा, 125 शब्द से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है। और जो खंड बी में 10 क्वेश्चन हैं, यहाँ भी 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 दीर्घोत्तरी और 10 लघुत्तरी। 10 जो लघुत्तरी है उसको हम लिखेंगे 125 शब्दों में, लेकिन जो दीर्घोत्तरी प्रश्न है 10, इन 10 में से हर एक क्वेश्चन को हम अधिकतम 200 शब्दों में लिख सकते हैं। लघुत्तरी के लिए हमें कितना मिल रहा है, एक क्वेश्चन के लिए 125 शब्द। दीर्घोत्तरी अगर हम लिख रहे हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन अधिकतम 200 शब्दों में हम उसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर। अब आइए अंक की अगर हम बात करें, एक प्रश्न जो है लघुत्तरी का वो कितने अंकों का है, एक प्रश्न दीर्घोत्तरी का कितने अंक का है। तो फ्रेंड्स, लघुत्तरी के अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन जो है लघुत्तरी का 8 अंकों का होगा। तो 10 क्वेश्चन है लघुत्तरी में, तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 अंक, यानी लघुत्तरी से आप जो है अधिकतम 80 अंक गेन कर सकते हैं। दीर्घोत्तरी की बात करें तो दीर्घोत्तरी में 10 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है 12 अंक का है। कितने हैं, 12 अंक का। तो यानी अगर 10 प्रश्न आपने किया तो 12 × 120 अंक।
120 अंक ये, 80 अंक ये दोनों मिला लेंगे तो हो जाएंगे हमारे कितने, 200 अंक, यानी जो हमारा पूर्णांक है। यानी 10 क्वेश्चन लघुत्तरी के 80 अंक के यहां से हम ले लेंगे। 12 अंक का एक क्वेश्चन है दीर्घोत्तरी का, 10 क्वेश्चन करेंगे तो 120 अंक यहां, तो 120 और 80 कुल मिलाकर के 200 अंकों का पूर्णांक हो गया। अब देखिए असली चीज अब आपको समझना है। समय है आपके पास 3 घंटे। अब 3 घंटे में सबसे बहुत बड़ा प्रश्न जो है, हमें 20 क्वेश्चन को करना है, छोड़ना नहीं है, करना है। अब उसके लिए सटीक रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, कैसे हम कर सकते हैं? तो जब माइंड आपका अभी से मेकअप रहेगा तभी आप कर पाएंगे। एक क्वेश्चन के लिए हमें कितना समय देना है, लघुत्तरी अगर क्वेश्चन है तो हम मैक्सिमम कितना समय दे सकते हैं, उससे ज्यादा अगर आपने समय दिया तो आप यकीन मानिए कि आप पूरा पेपर कर नहीं पाएंगे। तो आपको पहले ही तय कर लेना है कि 125 शब्दों में एक उत्तर लिखना है और मैक्सिमम कितना मतलब कितना समय हमको देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 125 शब्द के लिए अगर हम 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप जो है मैक्सिमम एक क्वेश्चन पे 7 मिनट से ज्यादा का समय मत दीजिएगा। तो 10 क्वेश्चन करेंगे, 10 सत्ते 70 मिनट आपका ये निकल गए। 10 क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरी के, इस पर एक क्वेश्चन पे आप ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट दीजिएगा। तो 10 धम्मा 100 मिनट आपके ये हो गए। तो 100 और 70 कितना हुआ, 170। 10 मिनट आपका हमने बचाया इसलिए है कि आपका प्रैक्टिस इसी अकॉर्डिंग करिएगा। 7 मिनट में एक क्वेश्चन लघुत्तरी, 10 मिनट में एक क्वेश्चन दीर्घोत्तरी। 10 मिनट एक्स्ट्रा लेके चलिएगा क्योंकि वहां पर आपको बहुत सी चीजें हो जाएंगी जो कि अनएक्सपेक्टेड होंगी। ऐसा नहीं कि आपको एक एक मिनट का आपको जैसे यहां से जोड़ के गए वैसे मिल जाएगा। हो सकता है साइन करने में 2 मिनट चला जाए आपका, या कुछ अन्य चीजें हो सकती हैं, आपको टॉयलेट लग जाए चले जाओ आप 2-4 मिनट चला जाए, तो ये सब चीजें हो सकती हैं। तो 10 मिनट एक्स्ट्रा लेकर के आप चलिएगा। आपकी रणनीति क्या होगी कि हम 7 मिनट में लघुत्तरी के एक क्वेश्चन कर लेंगे और 10 मिनट में हम जो है दीर्घोत्तरी की एक क्वेश्चन कर लेंगे। सुनने में बड़ा आसान लगता है कि 7 मिनट में तो 125 को शब्द लिख लेंगे। 7 मिनट में 125 शब्द लिखने का मतलब है कि आप अभी से हर मिनट में 22 से लेकर के 25 शब्द लिखने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। 22 से 25 शब्द, ये छोटा लग रहा है आपको? एक बार लिख के देखिए 1 मिनट में बैठ करके कि क्या मैं 22 से 25 शब्द लिख ले रहा हूं। इससे ऊपर चला जा रहा है स्पीड आपकी तो और अच्छी बात है। अगर 28, 29, 30 शब्द लिख ले रहे हैं 1 मिनट में तो और अच्छी बात है। लेकिन कम से कम 22 से 25 शब्द अगर 1 मिनट में लिखने की स्पीड आपकी होगी तब ये आप कवर कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो इसलिए लिखने की स्पीड अभी से शुरू कर दीजिए। 7 मिनट में उत्तर लिखने के लिए आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, प्रश्न को आपने पढ़ा, उसको समझा, उसका डायग्राम क्या होगा, कैसे होगा, उसको बनाने के लिए केवल 1 मिनट का समय दीजिएगा। 1 मिनट में फिक्स कीजिए और उसको लिखना शुरू कीजिए। अब आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। जैसी रणनीति मैं आगे बताऊंगा कि आप देखिए क्या करना है, आपके दिमाग में खाका पहले से बना रहेगा। अगर आपको विषय पर जानकारी है तो आप सर से लिख के निकल जाओगे। तो इसलिए आप देखिए कि आपको मैंने यहां शुरुआत में इसीलिए बता दिया कि आपके दिमाग में ये बैठा रहे कि 7 मिनट से ज़्यादा हमको समय नहीं देना है, और इसकी प्रैक्टिस आप करते रहोगे घर पे तो ये चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। 7 मिनट लघुत्तरी, 10 मिनट दीर्घोत्तरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से आपने समझ लिया कि परीक्षा का पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चन कितने रहेंगे, कौन टाइप से क्वेश्चन रहेंगे, कितने अंक के रहेंगे, कितना हमको समय देना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और आपको ये बताते हैं फ्रेंड्स कि जो प्रश्न हैं उनको हम कितने पार्टों में कैसे डिवाइड करके लिखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो है वो सेंट्रल आइडिया है कि प्रश्न को हम कितने पार्ट में बांट कर लिखें। यानी कि अगर हम कोई प्रश्न लघुत्तरी का लिख रहे हैं या दीर्घोत्तरी का लिख रहे हैं तो उसको हम शुरुआत कहाँ से करें, अंत कहाँ से करना है, बीच में क्या देना है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है आपको। ऐसे ही राम कहानी लिखते जाएंगे तो आपको कभी भी नंबर नहीं मिलेंगे जो कि आप अपेक्षित कर रहे हैं।
तो इसलिए इसका एक रणनीति बनाना कि भाई हम प्रश्न लिख रहे हैं तो हमारे दिमाग में खाका होना चाहिए, हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, अंत कहाँ से करना है, बीच में क्या लिखना है, वो आप जानते रहिए। तो फ्रेंड देखिए, दीर्घ उत्तरीय का कोई क्वेश्चन है तो उसको हम 3 से लेकर के 5 पार्ट के बीच में बांट करके हम उस क्वेश्चन को लिखते हैं। जितना मैं रिसर्च कर सका हूं, जितना मैं अब तक समझ पाया हूं, जो मेरा अपना अनुभव है उसके आधार पर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, और उम्मीद है कि अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आप निश्चित ही परीक्षा देके आओगे और जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप कहोगे कि सर आपने जो बताया वो एकदम सही बताया। जिन्होंने विश्वास किया, प्री का रिजल्ट आया है, ऐसे तमाम बच्चों के एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा जो कि केवल मेरे कोर्स को लिए थे, और कोर्स में भी जिन्होंने केवल मॉडल प्रश्न पत्र यानी प्रैक्टिस सेट केवल लिया वो 50+ करके आ गए। जिन्होंने केवल यूट्यूब से पढ़ाई की मेरे साथ जुड़ करके उनका 50 के लगभग है। जिन्होंने ग्रुप को केवल ज्वाइन किया है व्हाट्सएप वाले मेरे, वो अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं। तो मेरे साथ जिन्होंने जो भी जुड़े हैं, ये सरस्वती की कृपा समझिए एक कि आप जुड़े हैं तो आप इसका लाभ लेंगे निश्चित रूप से। आप देखिएगा पूरे प्रश्न को भाई फ्रेंड्स, चाहे वो लघु उत्तरी का हो, दीर्घ उत्तरी का हो, उसको हम 3 से लेकर के 5 पार्ट में बांट के देखेंगे। पहला पार्ट जो है और अंतिम पार्ट, ये सब में एकदम अनिवार्य है, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। हमको हर क्वेश्चन में भूमिका देना है और हर क्वेश्चन में निष्कर्ष बताना है, क्योंकि निष्कर्ष के बिना जो है क्वेश्चन अधूरा होता है। तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? जिस भी क्वेश्चन को आया पहले हम उसको पढ़ेंगे कि वास्तव में उसमें पूछ क्या रहा है। शुरुआत उसकी भूमिका से करेंगे। भूमिका में हम क्या बता सकते हैं कि परिभाषा बता सकते हैं, उसकी पृष्ठभूमि बता सकते हैं, उससे संदर्भ बता सकते हैं। और ये बहुत बड़ा नहीं देना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट में ही हमको इसको समेट देना है, यानी सटीक होनी चाहिए, पॉइंट वाइज होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो भूमिका से शुरुआत हम करेंगे 2 से 4 पंक्तियों के, 3 पंक्तियों में, जितने में आप आए कम से कम में आप अधिक से अधिक बात कहने का प्रयास कीजिए। दूसरी पार्ट होगा उसका अवधारणा, जिसमें हम उस प्रश्न के अगर पूछा हुआ है या उसका अर्थ है, स्वरूप है, इसको स्पष्ट करेंगे। यानी इसके अंतर्गत हम विषय का अर्थ देखेंगे, उसकी विशेषताएं देखेंगे। लेकिन अगर पूछा गया है तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन के अनुसार पार्ट बदलते रहेंगे। मैंने कहा 3 से 5 पार्ट सब में होंगे, 2 पार्ट तो सब में रहेगा, पार्ट 1 भूमिका और निष्कर्ष, ये तो आप सब में दोगे। इसके अलावा बीच का आपका क्वेश्चन के अनुसार पार्ट बदलते रहेंगे। अभी कैसे बदलेंगे अभी हम आगे बता रहे हैं। पार्ट बदलने का मतलब कि कुछ में हो सकता है कि आपसे प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिया हो तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और बीच वाला पार्ट एक हो जाएगा, 3 पार्ट में हो जाएगा। कुछ में 5 पार्ट होंगे, कुछ में 4 पार्ट भी हो सकते हैं आपके। तो कहने का मतलब शुरुआत हम भूमिका से करेंगे। सेकंड में अगर पूछा गया है तो अवधारणा अर्थ स्वरूप को उसके स्पष्ट करेंगे। तीसरे पार्ट में उसकी मुख्य विवेचना, जो मेन चीज पूछा गया है उस क्वेश्चन में, उसको स्पष्ट करेंगे। अगर उसमें आलोचनात्मक क्वेश्चन पूछा गया है तो पक्ष और विपक्ष के बारे में बताएंगे। इसके संबंध में 6 से लेकर के 8 पॉइंट देंगे अच्छे। इसी में हम अगर उससे संबंधित कोई संविधान है का अनुच्छेद आ रहा है, या उससे रिलेटेड कोई विद्वानों का कथन है, कोई उससे रिलेटेड बुक्स है, तो उसका भी वर्णन हम साथ साथ करते चलेंगे। और भाग 4 में जब हम पहुंचेंगे तो यहां पर देखेंगे जो मुख्य विवेचना हम कर रहे हैं, इसका क्या वर्तमान संदर्भ में कोई इसका एग्जाम्पल मिल रहा है। यानी समसामयिक घटनाओं से इसको हम जोड़ने का प्रयास करेंगे, और समसामयिक घटनाओं से जोड़ने से प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर प्रश्न में समसामयिक घटनाओं से हम उसको जोड़ सके। तो जो जोड़ने लायक है, जो वर्तमान से रिलेटेड हो सकता है, उसको अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो समसामयिक यानी वर्तमान में संदर्भ दे करके अगर उसका उत्तर लिखेंगे 1-2 पॉइंट, बस, ज़्यादा नहीं, 1-2 पॉइंट कि वर्तमान संदर्भ से इसका ये हो सकता है, तो अगर आप लिख देंगे तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। व्यवहारिक उदाहरण दीजिए, अगर कोई एग्जाम्पल आपको मिल रहा है तो व्यवहारिक एग्जाम्पल दे करके आप उसको समझा देंगे। अगर ये संभव है तो ऐसा करेंगे तो आपका प्रभाव अच्छा पड़ेगा भाग 4 में। अब भाग 5 में जब हम पहुंचेंगे तो निष्कर्ष से अपने हर प्रश्न के जो उत्तर की समाप्ति है वो हम निष्कर्ष से करेंगे। 2 से लेकर के 4 पंक्तियों में हम अपने निष्कर्ष दे देंगे, उसकी जो सेंट्रल आइडिया है उसको बता देंगे, अपने सुझाव दे देंगे, भविष्य के लिए क्या उसमें हो सकता है इसी बारे में हम बता करके शार्ट में 2 से 4 पंक्तियों में, 2 से 4 पॉइंट्स में हम अपने निष्कर्ष को या अपने सुझाव को हम समाप्त करेंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हर क्वेश्चन जो है 5 पार्ट में नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चन 3 पार्ट में भी जाएंगे,
दो पार्ट आपके अननेसेसरी रहेंगे, शुरुआत भूमिका से करेंगे, अंत निष्कर्ष से करेंगे, ये तो कंफर्म है। और चाहे बीच का पॉइंट सब एक हो जाए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब प्रश्न मैंने कहा जिसे लघु उत्तरीय क्वेश्चन है तो आपको 3 ही पार्ट में जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय है, बड़ा पूछता है तो वहां आलोचनात्मक पूछ सकता है, तो पक्ष भी बताना रहेगा, विपक्ष भी बताना रहेगा, कई कारण और प्रभाव पूछ सकता है, तो वहां ये आपके 5 पार्ट में जा सकते हैं। अब हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं आगे कि पार्ट के मतलब प्रश्न के अनुसार हम पार्ट बदलेंगे कैसे। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न जो है कई तरीके से आपसे पूछेंगे, तो पहले प्रश्न की आप प्रकृति को समझिएगा कि प्रश्न वास्तव में है कैसे। अगर प्रश्न की प्रकृति ही बताएगी कि आपका जो क्वेश्चन का पार्ट है वो कितने में जाएगा, मैंने बताया कि कुछ 3 से लेकर के 5 पार्टों में आपका क्वेश्चन जो है बनेगा, भूमिका और निष्कर्ष सब में रहेंगे, बस बीच के पार्ट जो है प्रश्न की मांग के अनुसार बदलते रहेंगे। आपको एग्जाम्पल के रूप में यहाँ बता दिया गया कि मान लीजिए कोई प्रश्न पूछा है कि व्याख्या कीजिए इस चीज़ का, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम भूमिका लिखेंगे, उसकी अर्थ लिखेंगे, उसके विवेचना करेंगे, एग्जाम्पल अगर उससे कुछ बनते हैं तो उसको एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे थोड़ा सा, और इसके बाद निष्कर्ष लिख देंगे। तो यानी मतलब 5 पार्ट में ही चला जा रहा है। अगर आलोचनात्मक विवेचना पूछ रहा है कि इसकी आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, तो आलोचनात्मक विवेचना पूछ रहा है तो भूमिका से शुरुआत करेंगे, पक्ष और विपक्ष। आलोचनात्मक में क्या होगा, उसका पक्ष और विपक्ष दोनों बताना है हमको, तो उसके पक्ष और विपक्ष की विवेचना करेंगे और इसके बाद निष्कर्ष लिखेंगे। अगर विश्लेषण करने के लिए कहा गया कि इस चीज़ की विश्लेषण कीजिए, तो विश्लेषण वाले में भूमिका लिखेंगे, कारण लिखेंगे, उसका प्रभाव लिखेंगे और इसका निष्कर्ष लिखेंगे। अगर कह रहा है कि तुलनात्मक अध्ययन कीजिए या तुलनात्मक इसका वर्णन कीजिए, तो आपको उसमें भूमिका बताना है, उसका आधार क्या है, उसका अंतर क्या है। आधार का मतलब जैसे कह दिया कि संघात्मक और एकात्मक शासन में क्या अंतर है, तो अब आपको अंतर बताना है, तो उसका आधार अगर आपको बताना है तो आप क्या लिखेंगे कि संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्था का जो बंटवारा किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है, तो वो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे के आधार पर यह विभाजन किया गया है। तो यानी केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे के आधार पर शासन व्यवस्था 2 प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था, एक को कहते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था। जहाँ शक्तियाँ बटी होती हैं वो संघात्मक शासन व्यवस्था होता है, जहाँ शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं बटी नहीं होती हैं वो एकात्मक शासन व्यवस्था होता है। ठीक है, तो आधार हम बताएंगे, इसके बाद उसके अंतर बताएंगे कि उसमें अंतर क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था में और एकात्मक शासन व्यवस्था में मुख्य रूप से क्या अंतर पाए जाते हैं। इसके बाद हम अपना निष्कर्ष लिखेंगे। तो आपने देखा कि भूमिका सब में है, निष्कर्ष सब में है, बीच के जो है पॉइंट्स जो हैं, पार्ट जो हैं, वो प्रश्न की प्रकृति के अनुसार वो बदल रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से फ्रेंड्स आपको समझाने का प्रयास किया गया कि आप जो है किस तरह से इसको लिखेंगे। पैराग्राफ में लिखने वाली आदत छोड़ दीजिएगा। जैसा आप बीए वगैरह में लिखेंगे एकदम नंबर नहीं उठेंगे आपका, तो पैराग्राफ में लिखिए, बहुत लंबे लंबे उत्तर देने की आपको ज़रूरत नहीं है। और जो पार्ट और हेडिंग है, भूमिका तो हेडिंग डालिएगा, निष्कर्ष हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डाल के जरूर लिखिएगा, क्योंकि हेडिंग से वो उसका ध्यान सीधा उस पर पहुँचेगा। मुख्य चीज़ को अंडरलाइन कीजिएगा। इतना दिमाग में रखिएगा कि एग्जामिनर का व्यू क्या है कि जिसमें प्रश्न में पार्ट साफ साफ दिखते हैं, नंबर जो है उसी प्रश्न के साथ जुड़ते हैं। इतना अपने दिमाग में आप बैठा रहिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और आपको ले चलते हैं कि उत्तर को हम कैसे लिखेंगे। उत्तर लिखते समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझने की। अभी तक आपने समझा कि कैसे लिखना है, किस पार्ट में लिखना है। अब आपको हम 10 सावधानियाँ, 11 सावधानियाँ बताएंगे कि जो कि आंसर राइटिंग के करते समय आपको करना चाहिए, और बहुत सी असावधानियाँ भी बताएंगे कि जो को आपको नहीं करना चाहिए। और अक्सर लोग करके आते हैं जिसके कारण वो कहते हैं हमने पूरा किया है लेकिन हमारा नंबर नहीं उठा, हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो कहाँ कमियां रहती हैं, क्या करना चाहिए, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छा उत्तर लिखते समय हमें क्या करना चाहिए उससे संबंधित देखिए यहाँ पर हम आपको 10-12 पॉइंट बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गांठ बांध लीजिएगा उसको, और इसी के अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। देखिए, हम शुरुआत कर रहे हैं इसको आपको समझाने का सरलतम ढंग से। हर एक पॉइंट पे अच्छे से आपसे बात करके आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आप कैसे क्या करना है आपको। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रश्न को पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, तौलेंगे। तौलने का मतलब ये है कि तौलने का मतलब तराजू वाजू लेके थोड़ी आएंगे। तौलने का मतलब उसको प्रश्न पूछ क्या रहा है इसको समझेंगे।
क्योंकि हमको बहकाना नहीं है, हमको एग्जैक्ट वही चीज़ लिखना है जो पूछा गया है। तो उसको तौलिए देखिए कि वास्तव में वो क्या पूछ रहा है, इसके बाद हम उत्तर लिखेंगे। अगर आलोचनात्मक प्रश्न है तो हम भूमिका लिखेंगे, पक्ष लिखेंगे, विपक्ष लिखेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे। अगर वो वर्णनात्मक है यानी व्याख्यात्मक है या विवेचना करने के बारे में कह रहा है तो हम भूमिका लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, कारण लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे, उसके बाद निष्कर्ष लिखेंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि पार्ट जो कैसे बनेगा वो प्रश्न की प्रकृति पर डिपेंड करेगा कि प्रश्न की प्रकृति क्या है, एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले 1 मिनट मैंने बताया था आपको कि 1 मिनट प्रश्न को पढ़ करके मन में संरचना बनाना है, ढांचा बनाना है कि हमको लिखना क्या है। अब फट से एकदम बनाइए, उसमें ज़्यादा समय वहाँ नहीं है सोचने विचारने की। आप तुरंत प्रश्न पढ़िए, समझिए प्रश्न वास्तव में पूछ क्या रहा है, उसके अनुसार भूमिका और निष्कर्ष ये आपका तय है, ये लिखना ही है आपको। अब बीच में पार्ट कितने बन सकते हैं वो आप बना करके तुरंत शुरू हो जाइए। तो सबसे पहले क्या करना है, पढ़ना है, समझना है, फिर उत्तर लिखना है। दूसरा है उत्तर लिखने की सही संरचना का पालन करें। आपको जो स्ट्रक्चर अभी मैंने बताया, आपको जिस क्रम में बताया है, बड़े बड़े पैराग्राफ लिख करके उत्तर लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको मैंने बताया कि हम क्या करेंगे, भूमिका लिखेंगे, इसके बाद निष्कर्ष रहेगा, ये 2 चीज़ पक्का रहेगा, बीच में उसका मुख्य भाग रहेगा। अगर उससे संबंधित कोई अनुच्छेद है, कथन है, उसको हम उसमें वहीं संबंधित स्थान पर दर्शाते चलेंगे। समसामयिक कोई एग्जाम्पल बनता है उससे तो अगर दिखा देंगे आप तो बहुत बेटर हो जाएगा आपका। और लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे। इनके लिए क्या करना है, भूमिका हमको बहुत लंबी नहीं बांधनी है, बस 2 से 3 लाइन में पॉइंट एकदम मजबूत, जो आपको सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ पॉइंट लगे जो वही लिखिए। मुख्य भाग 8 से 10 पॉइंट में अच्छे से। अनुच्छेद कथन बनते हैं तो संबंधित जगह लगा दीजिए। समसामयिक घटनाओं से अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं, 1 या 2 बहुत पर्याप्त हैं, 1 भी लगा देंगे तो पर्याप्त है। निष्कर्ष 2 से लेकर 4 लाइन के बीच में आपको लिख देना है, ठीक है। तो जो सही स्ट्रक्चर है, जो सही संरचना है क्वेश्चन लिखने का, इसका फॉलो आप हर प्रश्न में करिएगा। लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने से, बहुत कहानी लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए लिखने की सही संरचना को आप अपनाइएगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है, बिंदुवार पॉइंट वाइज लिखना जरूरी है। आप बीए के एग्जाम में नहीं बैठे हुए, आप कहानी मत लिखिए। आपने पढ़ा होगा किताब पॉइंट वाइज, रिवीजन के लिए आप पढ़ते हैं, वही पॉइंट वाइज आपको यहां लिखना है। आपको पूछ लिया कि भाई संप्रभुता की विशेषताएं बताइए, तो आप संप्रभुता की जो विशेषताएं उसी पॉइंट वाइज लिखते चले जाइए सीधा। बस व्याख्या, बस व्याख्या का मतलब 1 लाइन में बस। जैसे संप्रभुता अविभाज्य है, अब आपने डाला अविभाज्यता हेडिंग, तो अविभाज्यता में सीधा लिखिएगा संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता। बस इससे ज़्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है आपको, पॉइंट वाइज लिखिए आप। यही चीज मैं समझा रहा हूं, 125 शब्द में ही समेटना है, 7 मिनट में ही समेटना है। तो वहां व्याख्या नहीं, वो पॉइंट देखेंगे कि आप कहां तक सोच सक रहे हैं। सारे पॉइंट्स को आप समेटिए उसमें। इसीलिए कह रहे हैं कि 1-2 लाइन में ये रहेगा, 2-3 लाइन में 8-10 पॉइंट में ये रहेंगे, और उसका व्याख्या भी करेंगे। तो बस जैसे मैंने कहा कि संप्रभुता को बांटा नहीं जा सकता, हो गया, अविभाज्य है। अदेयता, संप्रभुता को किसी को दिया नहीं जा सकता, बस हो गया। तो इस तरह से आपको पॉइंट वाइज लिखना है। 12 अंकों का है तो 8-10 ठोस पॉइंट दीजिए। हर पॉइंट में केवल 1 या 2 लाइन लिखिएगा, बस केवल, इससे ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 200 शब्दों में आपको पूरा उत्तर लिखना है, ठीक है। तो हमेशा सब जो है आप उत्तर क्या देंगे, बिंदुवार लिखेंगे, पॉइंट से देंगे, ठीक है। बहुत लंबे पैराग्राफ बनाने की आपको जरूरत नहीं है। संविधान का सही प्रयोग करिए, इसको बारे में देखिए, पॉइंट कैसे उत्तर लिखना है हम आपको बताएंगे भी। हम आपको 8-10 क्लास लेकर के समझाएंगे भी, क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे कि इसका व्याख्या क्या हो सकता है, कैसे आप अच्छे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे हम क्लास लेंगे तो बताएंगे। अगला कि संविधान का सही प्रयोग करें, यानी कि आप पॉइंट लिख रहे हैं, कोई क्वेश्चन को लिख रहे हैं, तो वहां पर अगर उससे संबंधित कोई अनुच्छेद हो रहा है, कोई अनुसूची आ रही है, कोई भाग आ रहा है, कोई संशोधन अगर आपको याद आ रहा है जो उससे रिलेटेड है, एकदम एग्जैक्ट रिलेटेड है, तो आप उसको वहां दर्शाइए, उसको अंडरलाइन कर दीजिए, एकदम प्रभाव पड़ेगा आपका। तो संविधान का बेटर प्रयोग करिए। इसके लिए आपको अनुच्छेद, अनुसूची, जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जितने संविधान संशोधन हुए अच्छे, वो आपको याद होना चाहिए, ताकि अगर क्वेश्चन से रिलेटेड है तो आप उसको वहां दर्शा सकें। इसका बहुत प्रभाव पड़ता है।
विद्वान विचारकों के सटीक कथन का प्रयोग करिए। संप्रभुता लिख रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई जिसे आपने अविभाज्यता कहा, एग्जाम्पल दिया कि अविभाज्यता संप्रभुता की विशेषताएं में, अविभाज्यता का कोई अगर सटीक कोटेशन है छोटा तो आप डाल देंगे उसके विषय में, बस सीधा गार्डनर के अनुसार ये, बस आपका हो गया पॉइंट। ज़्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, बस एक दो कथन लगाइए, एक आध कथन लगाइए, बस ज़्यादा कथन भी नहीं लगाना है आपको कि कथन ही लगाते रहिए, कथने से भर जाए पूरा 200 पॉइंट, फिर आप मेन चीज़ अपना जो आपको लिखना है उत्तर में उसको आप लिख ही ना पाए। तो आपको संतुलित लेके चलना है, ये ध्यान रखिएगा आपको। तो इसलिए विद्वान विचारकों के सटीक कथन को अगर आप लगा देंगे तो उससे प्रभाव पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि समसामयिक उदाहरण जोड़ें। मैंने आपको बताया था कि अगर प्रश्न में ऐसा कोई प्रश्न है जिसका समसामयिक उदाहरण आप जोड़ सकते हैं, तो अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो इसको जोड़ने का बहुत गहरा प्रभाव जो है एग्जामिनर के ऊपर पड़ता है कि आप उस घटना को, किसी प्रश्न को समसामयिक घटनाओं से जोड़ सकते हैं, यानी आपकी दूरदर्शिता को समझ में आती है आपकी। जैसे मान लीजिए कि चुनाव सुधार से संबंधित कोई प्रश्न आपके से पूछा गया है, आप चुनाव सुधार में आप लिख रहे हैं, तो आपको ये ध्यान आया कि वीवीपैट और नोटा का जो प्रयोग हुआ है वर्तमान समय में, अभी आप देखिए लेटेस्ट वीवीपैट का प्रयोग हुआ है। वीवीपैट मतलब जब आप वोट देते हैं तो पर्ची निकलती है, तो वोटर वेरीफाई वाला कि आपने जिसको वोट दिया उसी को वहीं गया, तो वो वीवीपैट की मशीन लगी होती है। तो वीवीपैट का और जो नोटा आपने देखा होगा, बैलेट जो यूनिट होता है, बैलेट यूनिट में प्रत्याशियों में सबसे अंतिम प्रत्याशी जो होता है नोटा होता है। नोटा का मतलब नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है तो आप नोटा का बटन दबा सकते हैं। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या व्यवस्था है, तो आगे इस पे बताया गया है, पढ़ाया गया है आपको, तो हम चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ यहाँ ये बताना चाह रहे हैं आपको कि जो वीवीपैट और नोटा जैसे सुधार हैं, इसने जो है चुनाव प्रक्रिया में जनता के विश्वास को बढ़ाया है, चुनाव को बहुत पारदर्शी बनाया है। तो अब अगर हम चुनाव सुधार से संबंधित कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं तो वहाँ अगर हम इस लाइन को जोड़ दे रहे हैं, इसको हमको, अब ये क्या है, ये समसामयिक एग्जाम्पल है, हम लिख दे रहे हैं कि वीवीपैट और नोटा जैसे सुधारों ने चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया है। तो समझिए पॉइंट, देखिए बहुत सटीक बताइए आप, ज़्यादा इतिहास मतलब घुमा फिरा के लाइन को लंबा करने का प्रयास मत कीजिए। संक्षेप में सारगर्भित ढंग से जितना बेहतरीन बता सकते हैं आप उतना बताइए, एकदम सटीक। तो सीधा आपने लिख दिया वीवीपैट और नोटा जैसे सुधारों ने चुनावी प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी बनाया है। तो इसको आपने प्रश्न को कहाँ जोड़ दिया, समसामयिक घटनाओं से। तो इस तरह से अगर प्रश्नों को आप समसामयिक घटनाओं से जोड़ते हैं तो इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। जरूरी नहीं कि हर प्रश्न में ऐसा हो, जो जोड़ने लायक है अगर आपका दिमाग पहुंच रहा है तो ऐसा कीजिएगा। ठीक है, भाषा सरल हो, साफ हो और परीक्षा उपयुक्त हो। बहुत ही साहित्यिक शब्दों का, बहुत ही क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग मत लिखिए। एग्जामिनर आपसे ज़्यादा विद्वान है, तो बहुत ही क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से बचिए। बहुत ही बोलचाल की भाषा, टपोरी की भाषा भी प्रयोग करिए। भाषा हमारी सीधी हो, एकेडमिक हिंदी का प्रयोग जैसे हम सामान्य रूप से करते हैं उसी भाषा में आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो बहुत लोग होते हैं कि बड़े भारी भारी शब्द का प्रयोग कर दे ताकि उसका प्रभाव पड़े, तो उसका प्रभाव नहीं, उसका उल्टा रिएक्शन होता है। तो ज़्यादा साहित्यिक न ही बहुत ज़्यादा बोलचाल की भाषा का हमको प्रयोग करना है, बल्कि हमको सीधी एकेडमिक हिंदी जो हम लोग बोलचाल में खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं वैसे ही आराम से सरल शब्दों में समझ में आए कि सामने वाला जो है हम पढ़ा रहे हैं उसको। ये आप सोचिए कि हम पढ़ा रहे हैं तो किस भाषा में हम उसको समझा सकते हैं अच्छे से, तो उसी हिसाब से आप अपना प्रयोग करिएगा भाषा का। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान दीजिए। डायग्राम फ्लो चार्ट का प्रयोग करिए जहां संभव हो। अक्सर अगर जहां भी कई पॉइंट लिखना हो तो वहां डायग्राम आप बना दीजिएगा। जैसे कहा दिया है कि मौलिक अधिकार के बारे में आप लिख रहे हो, अब वर्तमान समय में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार है प्राप्त हैं, तो आप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 करते हैं। भाई अगर आपको मौलिक अधिकार में लिखना है, मान लो कि वर्तमान समय में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 लिखेंगे। नंबर 1 में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऐसे लिखेंगे। इससे बेटर है आप सीधे लिखिए मौलिक अधिकार, नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार हेड डालिए और सीधे बनाइए मौलिक अधिकार। यहाँ लिखिए मौलिक अधिकार। नंबर 1 समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
बस सीधा शांत हुआ, कुछ नहीं, 6 पॉइंट हो गया, आपका बन गया, ये चार्ट बना। ये प्रभाव डालेगा आपको। या आप इसको ऐसे कर दीजिए, मौलिक अधिकार लिख करके इसको 6 पार्ट में बांट दीजिए, ऐसे 6 पार्ट में, यहाँ आप कर सकते हैं इस तरह से। या आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ये करके मौलिक अधिकार लिख दिए, ऊपर बना दिए स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऐसे 6 चार्ट पार्ट आपने बना दिया। ये सीधा जैसे भी आप डायग्राम जहां जिस हिसाब से रहे, आप सीधा डायग्राम पर उतर दीजिए। व्याख्या नहीं करना है, लिखना नहीं है, सीधा डायग्राम पर उतर दीजिए। मौलिक अधिकार लिखे आपने, स्वतंत्रता का अधिकार लिखा है, स्वतंत्रता का अधिकार यहां आपने लिखा। अब यहां पर अनुच्छेद डाल दीजिए 19 से 22 तक, अनुच्छेद का भी प्रयोग आपने कर दिया। यहीं पर लिखते चले जाइए, ऐसे हो रहा है ऐसे लिखिए, ऐसे हो रहा है ऐसे लिखिए, ऐसे हो रहा है ऐसे लिखिए। आप लिखिए, वो समझ जाएंगे, वो आपके पॉइंट को देखेंगे, आपके लिखने का ढंग क्या है वो देखेंगे आपको। व्याख्या बहुत, यानी पॉइंट वाइज ही आप उत्तर दीजिएगा, मेरी राय मानिएगा। आप व्याख्या बहुत ज़्यादा करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। तो डायग्राम का प्रयोग करना है आपको। सरकार के अंग के बारे में लिखना है, सरकार के 3 अंग होते हैं, तो आप लिख दीजिए सरकार के अंग, सरकार के अंग, बस 3, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब व्यवस्थापिका का कार्य लिखना है तो लिख दीजिए कानून बनाना, कानून को लागू करना, दंड देना, हो गया आपका पूरा तैयार। कम शब्दों में बेटर रिजल्ट। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा एक चीज़ कि शब्द की जो सीमा है उसके आसपास ही रहने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से डायग्राम, फ्लोचार्ट जहां संभव हो जिस प्रोफेशन में, वहां इसको बनाया कीजिएगा। इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भूगोल में तो बहुत बनता है, भूगोल वगैरह में तो आप भूगोल के स्टूडेंट तो है नहीं, हम तो आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं, भूगोल में तो आपको काफ़ी, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं। या अगर आपके दिमाग में कोई और चल रहा है, जरूर नहीं है कि जितना मैं सोच पा रहा हूँ उतना आप सोच पा रहे हैं, आप मुझसे ज़्यादा सोच सकते हैं। मैं एक टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हैं, और हमेशा मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट टीचर से ज़्यादा होशियार होता है, क्योंकि बहुत चीज़ पढ़ता है वो। तो आप बहुत पढ़ रहे हो, बस हमारे पास अनुभव है जो आपके पास नहीं है। अनुभव और ज्ञान जब मिलेंगे सफलता आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको अपने अनुभव से जितना हो सकेगा आपके हित में जो सही होगा मैं वही बताने का आपका प्रयास करूंगा। मेरा मोटिव आपसे कुछ लेना नहीं है, आपको सही दिशा समझाना, हमारे माध्यम से आप सफल हो जाएं, बस यही मेरा प्रयास है, ठीक है। तो आप इस तरह से फ्लो चार्ट का प्रयोग करिए जहां संभव हो, ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सारे प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान दीजिए, आपको 20 प्रश्न हैं, 10 आपके दीर्घ उत्तरी हैं, 10 आपके लघु उत्तरी हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सारे प्रश्नों को करिएगा। अगर यकीन मानिए आपने सारे प्रश्नों को टच कर लिया, सारे प्रश्नों को कर लिया, यही भी चाहे बढ़िया लिखे हो चाहे जैसे भी लिखे हो, अगर 20 प्रश्न आपने लिख दिए और इस प्रक्रिया का पालन करते हुए लिख दिया, तो यकीन मानिए आप सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके लिए सबसे बड़ी तरीका यही है कि आप समय का प्रबंधन कीजिए, समय का सही प्रबंधन करें। 7 मिनट मतलब 7 मिनट, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए आपको कि 7 मिनट में ही हमको उस उत्तर को कंप्लीट कर लेना है, 6:30 में ही कर देंगे। और समय सीमा जो 125 शब्द का है, 125 शब्द में, 200 का है लगभग 200। अब देखिए एग्जैक्ट तो आप नहीं जा सकते हैं गिन करके, लेकिन एक अंदाज आप जब लिखना शुरू करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कितने लाइन में आपका एक शब्द बनता है, तो उतने हिसाब से आप समझ जाएंगे। 7 मिनट में, अगर 1 मिनट में आपका 20 शब्द लिख रहे हैं तो समझ लो 7 मिनट लिख दिए, 7 दूनी 14, 140 शब्द आपने लिख दिया। तो 140 मतलब 7 मिनट में आप लिख भी नहीं पाओगे, 1 मिनट सोचने में चला जाएगा, 6 मिनट लिख पाओगे, 6 दूनी 12, 20 शब्द अगर लिख रहे हैं तो आप पहुंच जाओगे। तो जितना स्पीड रहे उसी हिसाब से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो सारे प्रश्नों का प्रयास करिए, ये तो बहुत जरूरी है। अगर आपने प्रश्न छोड़ा तो समझ लीजिए आप बाहर होने के कार्य में हैं, प्रश्न मत छोड़िएगा, पूरा लिखने का प्रयास कीजिए। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप समय का सही प्रबंधन करना सीखेंगे। 10 मिनट में बड़े क्वेश्चन, 7 मिनट के अंदर हमको छोटे क्वेश्चन, इसी में हमें पढ़ना है, समझना है, लिखना है, ठीक है। प्रतिदिन उत्तर लिखने का प्रयास करिए, ये राइटिंग डालिए आप 2 घंटे 3 घंटे जितना आपके पास समय है, क्योंकि आपकी मई जून में जो है आपका आयोग का भी परीक्षा आ गया है, टीजीटी पीजीटी का, तो वहाँ भी ध्यान आपको देना है। इधर भी है, सब असमंजस आपके पास बहुत बना हुआ है। तो आपके पास जितना समय मिले, अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं 2-3 घंटा लिखिए का प्रयास करिए, क्वेश्चन बनाइए, लिखिए, बनाइए अपने मन से, रख लीजिए 4 क्वेश्चन, उस 4 क्वेश्चन का उत्तर, समय चालू करिए घड़ी और लिखने का प्रयास कीजिए। कितना लिख सकते हैं आप, कितना पॉइंट दे सकते हैं, पॉइंट वाइज याद कीजिए, पॉइंट वाइज लिखिए, ठीक है।
तो इतना करने के बाद फ्रेंड्स, अगर आप करते हैं, प्रतिदिन प्रयास करते हैं, तो उम्मीद है कि आप एकदम सफलता की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं। और उम्मीद, यकीन मानिए कि अगर इतना आप कर रहे हैं तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब हम आपको बताने ये वाले हैं कि आपको क्या नहीं करना है। जो बच्चे गलती करते हैं और जिसके कारण उनका नंबर नहीं उठता है, तो आपको क्या करना चाहिए, इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वो पॉइंट यहाँ बोर्ड पर लिखे गए हैं जिससे आपको परीक्षा के दौरान बचना है। क्या करना है ये आपको बता दिया गया, अब क्या नहीं करना है उस पर ध्यान देना है। पहला पॉइंट है कि भूमिका में पूरा उत्तर न लिखें। भूमिका मैंने कहा कि 2-3 लाइन में लिख रहा है, उसी में पूरा उत्तर समेटने का प्रयास न करें, उसको अगले पॉइंट में जाएगा, वो अगले पार्ट में जाएगा। जो आपको पार्ट डिवाइडेशन बताए हैं उसका ध्यान रखिएगा। पूरी ज्ञान जो है भूमिका में निकालने की जरूरत आपको नहीं है। भूमिका को संक्षिप्त, सारगर्भित और 2 से 4 लाइन के बीच में आप समेटिएगा, ठीक है। दूसरा चीज देखिएगा कि लंबे उलझे पैराग्राफों से बचें। बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ, बहुत लंबे लंबे, यहाँ की ऐसा पैराग्राफ बना दीजिए किसी चीज़ को लिखने में उसका भाव ही स्पष्ट ना हो पाए। आप ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं है कि वो आपकी पूरी राम कहानी पढ़ेगा, वो आपके पॉइंट्स को देखेगा। इसीलिए कहते हैं कि बिंदुवार, पॉइंट वाइज उत्तर दीजिएगा। पॉइंट ही आपको देखिएगा। वो पॉइंट देख लिया, समझ गया, तटस्थता आपने लिख दिया, समझ गया। वो आपने संविधान की विशेषता में लिख दिया कि लिखित, विस्तृत और कठोर संविधान, वो समझ लिया पॉइंट कि आप क्या कहना चाह रहे हो। अब वहाँ सीधा डाल दीजिए कि कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितने जो है अनुसूचियाँ हैं, जिसके कारण ये विश्व का सबसे लंबा संविधान माना जाता है। बस पॉइंट लिख दिया आपने, वो समझ गया। अब आपको लिखने की जरूरत बहुत नहीं है कि भारतीय संविधान में जो है कुल 395 अनुच्छेद हैं, यह विश्व का सबसे लंबा संविधान है, ये जो है क्योंकि इतना अनुच्छेद और इतनी अनुसूचियाँ किसी देश के संविधान में नहीं हैं। तो इतना विस्तृत लिखोगे तो वो नहीं पढ़ेगा। आपने लिख दिया कि लिखित, विस्तृत और विश्व का सबसे बड़ा संविधान, तो आपका भाव पूरा स्पष्ट हो गया। अब उसके पॉइंट लिख दिए कि कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, वो समझ गया। बस बहुत ज़्यादा विस्तार देने की, बहुत अनावश्यक उलझे पैराग्राफ बनाने की, बहुत लंबा पैराग्राफ बनाने की आप कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि पैराग्राफ याद रखिएगा ज़्यादा बड़ा रहेगा तो आपका नंबर कटने की संभावना है, ठीक है, क्योंकि पढ़ेगा ही नहीं वो। प्रश्न से भटके नहीं। जो प्रश्न पूछ रहा है, सबसे पहली चीज़ तो यही है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है उसी पर आसपास आपका उत्तर केंद्रित होना चाहिए। प्रश्न कुछ पूछ रहा है, आप बताते बताते दिशा ही भटक गए, कुछ और बताने लग गए, तो ये आपके नंबर को कम कर देंगे। तो हमेशा सटीकता के साथ प्रश्न से ही जुड़े रहिए। प्रश्न जो पूछ रहा है बस वही देना है। अनावश्यक ज्ञान दिखाना से बचना है। आप ज्ञानी हैं, हम जान रहे हैं, लेकिन उस ज्ञान का प्रदर्शन वहाँ कीजिए जहाँ प्रश्न पूछ रहा है। अनावश्यक प्रश्न जो नहीं पूछ रहा है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, अनावश्यक ज्ञान दिखाने की जरूरत नहीं है। गलत तथ्य, गलत अनुच्छेद न लिखें। अगर आपको शायद ये अनुच्छेद होगा, लगभग ये सही डाटा हो सकता है, तो लगभग शायद कहीं पढ़ा था, इन सब चीज़ों का कहीं गुंजाइश नहीं है। एग्जैक्ट अगर आप जान रहे हैं कि किसका तथ्य है, कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा कथन किसका है, सही जान रहे हैं तभी लिखिए। अगर आप फैक्ट नहीं जान रहे हैं तो ना लिखिए, ज़्यादा बेटर है। गलत लिखने से अच्छा, या जिसके बारे में आपको लग रहा है कि सही हो सकता है, नहीं हो सकता, उसको लिखने से अच्छा है कि आप ना लिखिए डाटा, उसको, उस अनुच्छेद के बारे में ना लिखिए। सही जान रहे हैं तो दर्शाइए जरूर। तो गलत तथ्य, गलत अनुच्छेद लिखने का प्रयास न कीजिए। एग्जामिनर को भरमाने का, बहकाने का प्रयास न कीजिए, क्योंकि वो एग्जामिनर है तो आपसे श्रेष्ठ है। वो परीक्षक है, चेक कर रहा है आपकी कॉपी, तो इसका मतलब आपसे ज़्यादा जानता है, ठीक है। बहुत भावनात्मक या राजनीतिक भाषा नहीं होनी चाहिए। राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट को तटस्थ होना चाहिए। किसी चीज़ के बारे में आप लिख रहे हो तो उसमें आप भावनाओं में बढ़कर उत्तर मत दीजिए। आपके अंदर तटस्थता होनी चाहिए। आपका भाषण नहीं, विश्लेषण चलेगा वहाँ पर। तो भाषा शैली आपकी जो है बहुत भावनात्मक नहीं हुई, भावनाओं में बह के उत्तर मत दीजिएगा। बहुत राजनीतिक भाषा नहीं होनी चाहिए कि ऐसी शैली लिख दो किसी एक राजनीतिक पार्टी को की तरफ जो है लगे कि आप इस पक्ष को हो, आपका भाव समझ में आ जाए कि आप इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो। आप तटस्थता पूर्वक जो सही है वो फैक्ट बताइए। बहुत इमोशनल में होने की, बहुत राजनीतिक भाषा होने की, बहुत आपको राजनीतिक होने की ज़रूरत नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा।
अक्सर ये देखा जाता है कि लोग भावनाओं में बहकर कुछ और ही लिखने लगते हैं। किसी दल विशेष से उनका लगाव है तो उस हिसाब से प्रश्न की व्याख्या करने लगते हैं। सही चीज़ को भी गलत नज़रिए से देखने लगते हैं, क्योंकि उनकी चश्मा जो है किसी एक पार्टी विशेष की होती है। तो जब किसी पार्टी विशेष की चश्मा पहनकर आप किसी चीज़ को देखोगे तो आपको हर चीज़ सामने वाले की सही भी रहेगी तब भी गलत दिखेगी। तो इसलिए आपको ये चश्मा निकाल के रख देना है, तटस्थ होकर देखना है आपको कि सही क्या है गलत क्या है, वही आपको लिखना है। तो वही चीज़ लिखा है कि बहुत भावनात्मक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत राजनीतिक भाषा होने की आपकी ज़रूरत नहीं है। निष्कर्ष लिखना ना बोले, भूमिका शुरुआत कीजिए, निष्कर्ष पे समाप्त कीजिए। निष्कर्ष लिखना मत बोलिए हर चीज़ का। तो हर क्वेश्चन की समाप्ति आप निष्कर्ष के साथ ही दीजिए। तो आप इसको लिखिएगा जरूर। बहुत छोटे या बहुत लंबे उत्तर मत दीजिए। हमेशा अपने जो आपको क्राइटेरिया दे दिया गया है कि 125 शब्द 200 शब्द, उसके आसपास ही रहने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कि 125 शब्द का उत्तर लिखने के लिए कहा है, आपने 50 शब्द में ही उत्तर समेट दिया पूरा पॉइंट देकर के, कुछ आपको उसके आगे आ ही नहीं रहा है, या फिर आपने जल्दबाजी में उतना ही लिख के छोड़ दिया, जो भी हो समस्या हो। तो ऐसा मत कीजिएगा कि 125 शब्द का उत्तर है आपने 50 शब्द में समेट दिया, या 200 शब्दों का उत्तर है आपने जो 500 शब्दों में लिख दिया। तो ये दोनों स्थितियां जो हैं अति जो है खतरनाक होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 125 शब्द है तो एग्जैक्ट 125 ही लिख पाओगे। 110 से लेकर के 20 तक के बीच में लिख दीजिए, 15 पहुंचिए। 200 शब्द है 175, 80, 90 या 200 से 210 भी पहुंच गया तब भी, 5 भी पहुंच गया तब भी कोई ये नहीं है कि एग्जामिनर गिन रहा है शब्द को। क्योंकि बहुत छोटे लिखोगे तो प्रश्न स्पष्ट नहीं कर पाओगे, और बहुत बड़े लिखोगे तो समय बहुत बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए बहुत छोटे या बहुत लंबे उत्तर ना दें। जितने क्राइटेरिया आपको बता दिए गए उसके अंदर ही आप रहने का प्रयास करिए। ये फ्रेंड्स वो पॉइंट्स थे जो मैंने निकाल करके आपको, जो मैं समझ पाया हूँ वो मैं आपको बताया हूँ कि ऐसा अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। जो जो मैंने बताया है कि आपको ये करना चाहिए, आंसर राइटिंग लिखने का प्रयास करना चाहिए, समय प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। पर डे जो है आप लिखने का प्रयास कीजिए, 1 मिनट में 20 से लेकर 25 शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। पर डे जो है 2-3 घंटे उत्तर लिखिए। क्वेश्चन को पार्ट वाइज बांट के देखिए। अनुच्छेद, कथन, बुक्स, अनुसूचियाँ, इन सब चीज़ों का प्रयोग करना सीखिए। समसामयिक घटनाओं से उसको जोड़ने का तरीका सीखिए। पॉइंट वाइज उत्तर लिखिए। विस्तार में व्याख्या आपको उतने करनी है, 1-2 लाइन की, इससे ज़्यादा व्याख्या नहीं करनी है आपको। डायग्राम, फ्लो चार्ट का प्रयोग कीजिए। जितनी चीज़ें आपको यहाँ बताई गई हैं सब आपके लिए एक एक जो है नगीना है। हर पॉइंट्स को आप बारीकी से देखिए, समझिए। ये ढूंढ के लाया गया, आपको बताया गया जा रहा है इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और हो सकता है इससे अच्छी चीज़ें भी आप जानते हो, अगर इससे भी एक बढ़िया चीज़ आप कर सकते हो तो उसको भी करिए। लेकिन आप अगर इस जो मैंने बताया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आपकी रणनीति होगी, अगर आप इसको फॉलो करके चलते हैं तो यकीन मानिए सफलता आपके कदम छुएगी। आपके मन में जितना संशय था अभी तक कि अरे कैसे एग्जाम देंगे, अब तो प्री तो निकल गया, एग्जाम मेंस का कैसे होगा, तो मेंस का एग्जाम कैसे होगा मैंने आपको बता दिया। कैसे पढ़ना है, पॉइंट याद कीजिए। हर क्वेश्चन को विषय पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, विषय पर समझ होनी चाहिए। क्योंकि जब किसी प्रश्न को आप समझ ही नहीं पाओगे तो लिखोगे आप, फिर भड़काओगे, नंबर उठेगा नहीं। तो इसलिए अब ये प्री नहीं है कि हम 4 विकल्प देखेंगे और उसमें उत्तर हमारा आ जाएगा सही। इस पे विषय पर के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। यहाँ अब आप किताब पढ़ना शुरू कर दीजिए अच्छे से। जो अभी आपके नोट्स हैं, जो भी आपके बुक्स हैं, जो आप पढ़ते चले आए हैं उसी को पढ़िए। मेंस के लिए अलग किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोगों ने कहा सर ये किताब ले लें, उनकी नोट्स पढ़ लें, ये संविधान की नई चीज़ पढ़ लें। नई चीज़ मत पढ़िए, जो आपने अब तक प्री में पढ़ा वही पढ़िए। कुछ भी आपको नहीं नया नया पढ़ना है, उसी को रिवाइज कीजिए, उसी को पॉइंट वाइज पढ़िए। तथ्यों को याद करने का प्रयास कीजिए, अनुच्छेद को याद कीजिए, संविधान संशोधन को याद कीजिए। ये इन सब चीज़ों को करिए फ्रेंड्स, और ऐसा करते रहिए सतत रूप से, और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और उम्मीद करता हूं कि जो आप आज मैंने इस क्लास में इस बताने का प्रयास किया है कि मेंस की तैयारी कैसे करें, सारे प्रश्न सारे डाउट्स आपके दूर हो गए होंगे। फिर भी कहीं कोई डाउट्स है कमेंट करके जरूर बताइएगा, समाधान करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। फ्रेंड्स, क्या आप टीजीटी सामाजिक विज्ञान, पीजीटी सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस से नेट जीआरएफ की तैयारी करना चाह रहे हैं? तो बिना देरी किए हुए प्ले स्टोर पर जाइए और जायसवाल वर्चुअल क्लासेज के ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाकर के टाइप कीजिए जायसवाल वर्चुअल क्लासेज और सर्च कीजिए
आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के सामने आएगा और वहाँ जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा। उस पर क्लिक कीजिए और लोगो सहित जायसवाल वर्चुअल क्लासेज लिखा हुआ कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप इंस्टॉल का बटन दबा दीजिए। इंस्टॉल होने के बाद ओपन का बटन दबाएंगे तो जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का ऐप खुल जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर और कुछ परमिशन मांगा जाएगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल के परमिशन देते हैं, ऐप चालू हो जाएगा और सारी सूचनाएं यहीं पर मिल जाएंगी। तो बिना देरी किए हुए फ्रेंड्स, ऐप को डाउनलोड कीजिए।